क्लास 12। आज हम फिनिश करेंगे आपका विस्तास बुक का 3rd चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जी हाँ, ये चैप्टर 2 ही पार्ट में कंप्लीट होने वाला है, तो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि तिशानी दोशी कैसे मद्रास इंडिया से अपनी जर्नी शुरू करती है टू द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका। उन्हें लगभग 100 घंटे लगते हैं अपने यहाँ से अंटार्कटिका पहुँचने में, बट पहली बार जब वो वहाँ पहुँचती हैं वो एकदम हैरान, एकदम शॉक होती हैं इतना वास्ट वाइट लैंडस्केप देखकर और सी का वो ब्लू हॉरिजन देखकर। वो बिलीव नहीं कर पा रही थी अपनी आंखों पे कि इतनी खूबसूरत भी कोई जगह हो सकती। वो बहुत ज़्यादा अमेज थी उस जगह पे पहुंच के, क्योंकि जब उन्हें उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताया गया उन्हें पता चला कि एक ज़माने में कई मिलियन सालों पहले इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंड मास का हिस्सा थे और उस बड़े लैंड मास का नाम था गोंडवाना लैंड। और जैसे जैसे ज्योग्राफी ने अपना रोल प्ले किया, मैमल्स की एंट्री हुई अर्थ पे, उस टाइम पे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से गोंडवाना लैंड्स के कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, इंडिया जाके मिल गया एशिया के साथ और एंटार्क्टिका पहुंच गया साउथ पोल की तरफ। तो ये सब जानने के बाद नरेटर बहुत इंटरेस्टेड थी जानने में कि एंटार्क्टिका में और क्या है। तो हमारे नरेटर ने 2 हफ्ते गुजारे एंटार्क्टिका के अंदर। वहाँ की प्रिस्टीन वाइट ब्यूटी ने उनको इतना खुश कर दिया कि वो शुरुआत में तो बोर हो रही थी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है, बट ओवर टाइम वो रियलाइज करने लगी कि ये सुकून भी कुछ अलग सा है। तो चलिए आगे जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। हाँ जी, ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट है एंटार्क्टिका पे। अगर आपको याद हो बच्चों, हमने लास्ट पार्ट एक लाइन से खत्म किया था जो तिशानी दोशी कह रही है दैट फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। अब ये प्रोग्नोसिस, कौन सा प्रोग्नोसिस की बात कर रही थी ऑथर? प्रोग्नोसिस यहाँ पे बोला जा रहा है उस फ्यूचर को जो ह्यूमन लाइफ के एक्शंस की वजह से ऑन प्लैनेट अर्थ हमें बर्बाद होता दिख रहा है। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या कर रहे हैं ह्यूमंस जो इस हद तक हमारे प्लैनेट को इम्पैक्ट कर रहा है कि ह्यूमन फ्यूचर ब्लीक और डार्क लग रहा है? तो लोग जानते हैं क्या मानना है नरेटर का। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 years। अब paltry is a word which is being, बड़ी सी बात है, बट 12,000 साल हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट? बट इट इज बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। जियोलॉजिकल क्लॉक की माने 12,000 ईयर्स कुछ सेकेंड्स के बराबर है। खैर, इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। पर हम भी कुछ कम टैलेंटेड थोड़ी है। कुछ सेकेंड्स में ही, कुछ वक्त में ही हमने हमारी प्लैनेट का बुरा हाल कर दिया है। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर। एक टाइम था जब नेचर रूल करता था ह्यूमंस पे, लेकिन बहुत जल्दी हम ऊपर आ गए। हम डिक्टेट करने लगे नेचर को अपने विलेजेस, टाउन, सिटीज और मेगा सिटीज के साथ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस के साथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है हम बाकी स्पीशीज से लड़ते हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, और वो अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारी प्लैनेट के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट सच बन गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ही सही बट हमारे प्लैनेट का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो कौन ब्लेम करे? तो किसको ब्लेम करें इन सब चीजों के लिए? हम, आई मी माई सेल्फ, खुद को भाई। सबको यही करना चाहिए, अपने एक्शंस को क्वेश्चन करना चाहिए। इससे पहले वो बैठ के ये क्वेश्चन करे कि ये सब आसपास क्या चल रहा है। भाई यू आर टू ब्लेम, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ऐसा नरेटर हमें रियलाइज करा रही है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates. Climate change पे जब चाहो जहां चाहो आप देख सकते हो एक डिबेट होता है। क्या वेस्ट एंटार्क्टिक शीट पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी?
क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट डिसरप्ट हो जाएगा? क्या ये दुनिया का अंत होगा? मे बी, मे बी नॉट। यही सब बातें तो करते हैं ना क्लाइमेट चेंज के डिबेट्स में। ईदर वे, चाहे ये चीजें हो या ना हो, एंटार्क्टिका इस सब में एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। ना केवल इसलिए क्योंकि वो दुनिया की इकलौती जगह है जहां पर कभी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही है, और शायद इसी वजह से वो बची हुई है अभी तक, बट मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि उसकी आइस कोर्स के अंदर ट्रैप्ड है 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। पर दिक्कत क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो बर्फ पिघलती जा रही है, और बर्फ के पिघलने के साथ और ज्यादा रिस्क है उन कार्बन रिकॉर्ड्स का एटमॉस्फेयर में रिलीज होने का। सो इसीलिए क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद हम अपने लैंड मासेस पे, अपनी कंट्रीज में उस हद तक ना फील कर पाए, बट ये स्लो स्लो चेंजेस एंटार्क्टिका में हमें एक बिग पिक्चर क्लियर फॉर्म में दिखा देते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इफ we want to study and examine the earth's past, present and future, Antarctica is the place to go भाई। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नोट किया, मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मतलब अभी भी बचा हुआ है ह्यूमंस से एकदम ओरिजिनल फॉर्म में अभी वो जगह एंटार्क्टिका। इसीलिए अगर किसी साइंटिस्ट को कोई रिसर्च करनी है तो वो एंटार्क्टिका आके अपने रिसर्च सेंटर में वो काम आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसे दिखता है वहां आके कि कैसा था हमारा पास्ट, कैसे थे हमारे लैंड मासेस एक जमाने में, उन लैंड मासेस के अंदर किस किस तरह के मिनरल्स थे, हमें पता चल सकता है। कैसा है हमारा प्रेजेंट, हमारे एक्शंस की वजह से जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या वो एक्चुअली इतना खतरनाक है? इस सवाल का जवाब एंटार्क्टिका में ही तो पता चला, क्योंकि वो 1-2 डिग्री का राइज और फॉल शायद हमें घर बैठे एसी में फील ना होता हो, लेकिन एंटार्क्टिका में बर्फ उतनी तेजी से पिघलती है और वो रिस्की है। और अगर यही सब हम लोग करते रहे तो कैसा होगा हमारा फ्यूचर, उस इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। क्योंकि वहां पर कोई हर्डल्स नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अदर फैक्टर नहीं जो साइंटिस्ट की रिसर्च को खराब करे। स्टूडेंट्स ऑन आइस जिस प्रोग्राम के लिए शुक्लास्की काम कर रहे थे वो यही करता है। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के अंदर जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं एंटार्क्टिका जाने के लिए, वो एक मोटिव के साथ होते हैं। उस प्रोग्राम का मोटो है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जाओ टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड और उन्हें प्रोवाइड करो वो इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो किताबें उन्हें कभी नहीं दे सकती। रियल लाइफ फेस टू फेस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। इससे उनके अंदर एक न्यू अंडरस्टैंडिंग आएगी और एक नई रिस्पेक्ट आएगी अपने प्लेनेट के लिए। और 6 साल हो गए हैं जब ये चैप्टर लिखा गया, उससे 6 साल पहले से ये प्रोग्राम चल रहा है और इसे चला रहा है कैनेडियन जॉफ ग्रीन। वो बंदा थक चुका था सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड लोग, रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना, कि उसे लगता था वो लोग आएंगे क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, लोग सुनेंगे, बट नहीं यार, दे कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। वो रियल चेंज नहीं ला सकते। वो लोग चेहरा बन जाएंगे हमारे मोटिव का, बट क्या उस वजह से चेंज आएगा सोसाइटी में? नहीं। तो उस कैनेडियन ने डिसाइड किया कि मैं उन्हीं लोगों को लेके क्यों नहीं जाता एंटार्क्टिका जो रियल चेंज मेकर होंगे इन द फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस अपने इस प्रोग्राम के चलते वो फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स को एक मौका दे रहा है एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस पाने का, एक ऐसी उम्र में जहां वो तैयार है उन चीजों को ऑब्जॉर्व करने के, सीखने के, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ करने के। क्योंकि अब वो अंटार्कटिका से लौट के आके बस बैठ नहीं जाएंगे, हाँ ठीक है मैं घूम आया, इट इज नॉट अनदर ट्रिप फॉर देम। उनके लिए ये एक मौका है कि अपने फ्यूचर करियर पाथ के थ्रू इस चीज पे वर्क करें। तो इसीलिए ऐसे लोगों को ही स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत अंटार्कटिका वो ले जाता था। रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल। अभी प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज इट इज
go anywhere near the South Pole and not be affected by it. भाई इतना आसान होता अंटार्कटिका जाना तो फ्लाइट्स भी जाती, टूरिस्ट भी जाते, बहुत फ्रीक्वेंटली जाते, राइट? लेकिन कोई भी जब मन करे अंटार्कटिका नहीं पहुंच सकता, मुश्किल है भाई. It's easy to be blasé about polar ice caps melting. Blasé, to be blasé मतलब घर बैठ के रोना मचाना कि हाय बर्फ पिघल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन की लेयर आ रही है. घर बैठ के रो रहे हो, क्या फायदा है? While sitting in the comfort zone of your respective latitude and longitude, सिर्फ इस बारे में बात करने से कुछ बदलेगा क्या? नहीं. जब तुम खुद आंखों से देखोगे ना कि तुम्हारी एक एक हरकत की वजह से इन्वायरमेंट किस हद तक इम्पैक्ट हो रहा है, शायद तब तुम रियल चेंज लाना शुरू करो. When you can visibly see कि ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं, आइस शेल्स कैसे कोलैप्स हो रही है, यू बिगिन टू रियलाइज कि भाई ग्लोबल वार्मिंग किस हद तक रियल है एंड क्यों इस पे काम करना ज़रूरी है. अगर जल्दी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी. एंटार्क्टिका अपने सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए कि कैसे लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट उनके बड़े बड़े रेपरकशंस होते हैं. एक छोटा सा बदलाव और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन. माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन ग्रास होती है ऑफ द सी, समुद्र के अंदर उगने वाली घास जो नरिश करती है और सस्टेन करती है सारे सदर्न ओशन की फूड चेन को. ठीक है. अब ये जो सिंगल सेल प्लांट्स हैं ये सन की एनर्जी यूज करते हैं जैसे नॉर्मल प्लांट्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, राइट? अब साइंटिस्ट को ये डर है कि अगर ओजोन लेयर और ज्यादा डिप्लीट हुई तो ये फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज रुक जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, उसे उनका खाना नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएंगे. और ऐसे करते 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 ग्लोबल कार्बन साइकिल पे इसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा. सो ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना अभी, सो इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन एक बहुत बड़ा मेटाफर है फॉर एक्सिस्टेंस. आप सोचोगे एक समुद्री घास ही तो है यार, क्या हो गया नहीं उगेगी तो. बट सोचो क्या होगा नहीं उगेगी अगर वो घास, तो उस घास को खा के पल रही मछली वो मरेगी, वो चिड़िया जो उस मछली को खा के अपना पेट भरती है वो मरेगी. ऐसे करते करते पूरा फूड वेब डिसरप्ट हो जाएगा एंड जब तक आप ये रियलाइज करोगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा. तो इस फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल से एक बहुत बड़ा मेटाफर फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस हमें बताया गया कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स. इन्हीं छोटी छोटी चीजों का तो तुम्हें ध्यान रखना है, बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी. तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो उन बड़ी चीजों को ठीक करने का, लेकिन जो छोटे स्टेप्स उन्हें ठीक करने के लिए चाहिए वो तो लेते ही नहीं. तो हमारे साइंटिस्ट और हमारी ऑथर दोनों हमें यही तो बताना चाहते हैं. अब हम समझेंगे या नहीं पता नहीं. खैर, अब यहाँ पर नरेटर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि अंटार्कटिका में बहुत कुछ हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा, बट कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जो बिल्कुल मेरे मन में बैठ गए. जैसे एक ये एक्सपीरियंस ऑफ वॉकिंग ऑन द ओशन, एक जमे हुए लेक के ऊपर हमें चलने का मौका मिला. My Antarctic experience was full of such epiphanies. Epiphanies are some exciting things जो मैंने किए, एडवेंचर्स जो मैंने एक्सपीरियंस किए, जो मेमोरीज बन गए. तो मेरे अंटार्कटिक जर्नी में बहुत सारी ऐसी एपिफेनीज थी, बट द बेस्ट, उन सब में बेस्ट कौन सी थी? जो हुई अंटार्कटिक सर्कल के पास इन द साउथ. जो शुक्ला स्काई है, इट हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस. तो जो हमारी वेसल थी वो पहुंच चुकी थी एक बहुत बड़े वाइट स्ट्रेच के बीचों बीच बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, और वहां जाके हम फंस गए. अब उससे आगे हम नहीं जा पा रहे. तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि अब हमें उल्टा घूमना पड़ेगा एंड हेड बैक नॉर्थ. पर उससे पहले हम सबको मौका मिला टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन.
क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक मतलब एक डेजिग्नेटेड पाथ में एक स्ट्रेट रूट पे हम आएंगे एंड सब मिलके ओशन पे वॉक करेंगे. सो देयर वी वर, हम 52 के 52 लोग अपने गॉटिक्स और ग्लेयर्स पहने, अपने कपड़े वगैरह पहने, वॉक कर रहे हैं उस स्टार्क वाइटनेस के बीचों बीच. और हमारे पैरों के नीचे थी सिर्फ 1 मीटर थिक आइस पैक, और उसके नीचे 180 मीटर तक लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर. और वहीं पास में हमें दिख रहे थे क्रैबिटर सील्स जो स्ट्रेच कर रहे थे अपने आप को और सूरज की धूप का मजा ले रहे थे. जैसे हमारे इंडिया में गली के कुत्ते पेड़ों के नीचे बैठ के धूप सेकते हैं, बिल्कुल उसी तरह. और उनको देख के आई वॉज लाइक एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. अब एंटार्क्टिका के सील्स और इंडिया के स्ट्रे डॉग्स कभी एक दूसरे से मिले थोड़े जो एक दूसरे की हैबिट्स कॉपी कर रहे हैं. बट इट्स जस्ट दैट. कई बार होता है ना लोगों के कल्चर्स में भी कुछ ऐसी सिमिलर चीजें होती हैं, यू फील लाइक भाई तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी होता है. सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं. सो नरेटर ये देख के भी बहुत इंट्रीग हुई कि बहुत लाइक अजीब कोइंसिडेंस है, बट वाओ. खैर, 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later. मैं घर तो पहुंच गई, but I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. हमारे planet पे क्या चल रहा है? Wow! How would it be अगर अंटार्कटिका एक warm place बन जाए पहले जैसे वो हुआ करता था? इमेजिन करो ना, गोंडवाना लैंड इक्वेटर के पास एक जगह थी, तो अंटार्कटिका एक टाइम पे बिल्कुल वार्म प्लेस थी, एक प्रॉपर जंगल लैंड मास वहाँ सब था, पेड़ पौधे में भी वो भी हो. लेकिन जैसे जैसे वो साउथ पोल की तरफ ड्रिफ्ट होके पहुंच के वहाँ रुक गया एंड कोल्ड करंट्स की वजह से उस पर आइस की लेयर जमती गई जमती गई जमती गई, तब जाके तो वो ऐसा बना है जिस अंटार्कटिका को हम आज जानते हैं. क्या अंटार्कटिका कभी वापस वैसा बन पाएगा? और अगर हाँ, विल वी बी अराउंड वो देखने के लिए? क्या हम भी जा चुके होंगे जिस तरह से डायनासोर, मैमथ्स और वूली राइनोस जा चुके? Who's to say? बट 2 हफ्ते एक ऐसी जगह में एक ऐसे ग्रुप ऑफ टीनेजर्स के साथ बिता के जिनके अंदर अभी भी एक होप है दुनिया को बचाने की, कुछ कर गुजर जाने की, मैं बस ये कह सकती हूँ कि a lot can happen in a million years. मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है, हम कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हैं, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी. बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स. यानी वो यहाँ हाईलाइट कर रही है ये चीज कि हम बात करते हैं कि सालों सालों में कितना बदलाव आया, पर वो अचानक थोड़ी आया. हर दिन कुछ ना कुछ बदला था, तब जाके वो बड़े बदलाव हमें दिखे थे. तो इस पॉइंट पे नरेटर ये चैप्टर रैप कर रही है, अपना एक्सपीरियंस उसने हमारे साथ शेयर किया और एक बहुत अच्छा मैसेज हमें सिखाया. इस और एक बहुत अच्छा मैसेज वो हमें देके गई है इस पूरे लाइक अपने ब्लॉग के थ्रू कि टेक केयर ऑफ द लिटिल थिंग्स. छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो लाइफ में, बड़ी पिक्चर अपने आप बनती चली जाएगी. तो मैं भी ख़त्म करूँगी सेम मैसेज के साथ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.